देखा जाए तो वही हो रहा है जिसका हमेशा से ऑनलाइन में टीचर्स को डर होता है, ठीक है। और वो ये होता है कि जी अटेंडेंस आपकी फाइनली क्या हो रही है, गिरती जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है मुझे नहीं समझ आती। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं शुरू दिन से जो है वो इनफैक्ट ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं मैसेज करती हूँ कि भाई अटेंडेंस पे अपना खास ख्याल रखें। एक दफा अगर आपने 1 या 2 क्लासेस मिस कर दी तो उसके बाद फिर वो विशियस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगली क्लास का समझ आना नहीं है तो चलो खैर है, छोड़ो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। इस तरह से आप लोगों ने पैसे दिए हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के, तो प्लीज उन पैसों को जरा हलाल करें। आपके माँ बाप इतनी मुश्किलों से जो है वो जो है कितने कुछ ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स के लिए तो आसान होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर पैसे लगाना, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें और ना जाया करें अपने माँ बाप का पैसा। अगर ये रेगुलर क्लासेस होती, रिकॉर्डिंग अवेलेबल ना होती तो आप लोग फिर उसमें क्या करते, फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत अपने ऊपर डंडा रखना पड़ता है ना। फिर तो उसके ऊपर करते हैं ना कि नहीं अगर नींद आ रही है, तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, लेकिन नहीं क्लास लेनी है ना। क्योंकि अगर क्लास में सो गई तो समझ नहीं आएगा, किसी दूसरे के लेक्चर नोट्स लेंगे तो पता नहीं उसने सही से कॉपी किया होगा नहीं होगा, वो चीज तो दोबारा नहीं हो सकती जो टीचर ने बोली है या टीचर ने जिस तरह से पढ़ाया, राइट। तो बिल्कुल रेगुलर क्लासेस की तरह अपने ऊपर भी एक स्ट्रिक्टनेस रखिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए। अनलेस ऑफ कोर्स अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही और आपको लग रहा है कि बिल्कुल फारग है लेक्चर्स, तो प्लीज वो स्पीक अप ना, बताएं कि भाई क्या मसला आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर ऑब्वियसली बात है फिर उसको देखेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सीमैट की एटलीस्ट क्लासेस जो है वो इतनी कोई गई गुजरी हो रही है कि आप लोग कहेंगे जी इट्स नॉट इवन वर्थ इट, ठीक है। तो प्लीज इसको जरा ख्याल रखें इस बात का। और ऑब्वियसली बात है थोड़ा मुश्किल टॉपिक सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, इसमें बहुत जरूरी है कि आप जो है वो प्रॉपरली टाइमली बेसिस पे लेक्चर्स लें और समझें और सारी चीजों को टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व करें। अब कुछ स्टूडेंट्स के तो मुझे मैसेजेस आ जाते हैं, उनके पास कोई जेन्युइन रीजन होता है फॉर नॉट टेकिंग क्लासेस। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है अगर पहले हमारा जो है वो 40 की अगर अटेंडेंस होती थी और अब जो है वो आधी रह गई है, तो इसका मतलब अब हर किसी के साथ तो कोई जेन्युइन मसला नहीं होगा ना। कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है कि वैसे ही जो है वो सुस्ती कोई ना कोई दिखा रहे हो, ठीक है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोगों ने बेसिकली कल जो है वो क्लास वर्क नंबर कौन सा कर लिया था, क्लास वर्क नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। इससे आपको पता लग गया था कि भाई आपने किस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेना है और किस तरीके से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑब्वियसली बात है आगे जाके लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लें कि हम लोग बजटेड ओवरहेड रेट्स, अब अगेन मैं इस बात को जरा डिस्कस कर लूँ, रिवाइज कर लूँ इनफैक्ट कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया नंबर 1, उसमें एक्सपेक्टेड या बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड लेने, ठीक है, और उसमें बजटेड या एक्सपेक्टेड जो आपके टोटल बेसिस है एक्टिविटी लेवल है वो जाएगा, है ना। तो ये आपका बेसिकली ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड फिगर्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम तक चीजें एक्चुअलाइज नहीं हुई होती, तो बात बिल्कुल ठीक है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो कैलकुलेट ही स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे होता है कि अभी जो पीरियड आने वाला है उसके लिए हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक कैलकुलेट कर लेना। अब उसकी क्या वजह है आगे जाके उसको हम देखेंगे, ओएआर कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब सवाल ये उठता है कि हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड बजटेड रेट कैलकुलेट मतलब करने का हमें फायदा क्या है। हम हिस्टोरिक यानी कि जो एक्चुअल ओवरहेड रेट्स हैं हम उनको क्यों नहीं यूज करते सीधा सीधा अपनी सारी कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री की कॉस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूज ऑफ हिस्टोरिकल ओवरहेड रेट्स, हिस्टोरिकल ओवरहेड रेट्स का मतलब ये है कि आपका पीरियड पूरा गुजर गया, पीरियड एंड पे आप खड़े रहे और फिर आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन दी एक्चुअल फिगर्स, ठीक है, कि जो एक्चुअल अभी पिछला गुजर गया, पास्ट में जो एक्चुअल आपके पास फिगर्स आई हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं पास्ट के हैं, उनको उनके बेसिस पे आप ओएआर कैलकुलेट करें, राइट। There is a delay in product cost evaluations at least until the end of the accounting period because overhead cannot be charged to work in progress until records of all production for the period have been compiled, है ना।
अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, मैंने हल्का फुल्का हमने डिस्कस किया था कि भाई OAR कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो क्यों हम मतलब अगर हम हिस्टोरिक रेट को यूज करें, तो मुझे बात बताएं, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बतानी है एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी, राइट। तो अगर तो आप एक्चुअल बेसिस पे सारा काम करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि एक दफा वो पीरियड मुकम्मल होगा, प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, फिर ही उसके बाद आप जो है वो इन्वेंट्री की कोई कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकेंगे, है ना। तो उसमें तो फिर टाइम लग जाएगा, देयर विल बी अ डिले इन प्रोडक्ट कॉस्ट इवैल्यूएशन एटलीस्ट अंटिल द एंड ऑफ द पीरियड, राइट। फिर उसके बाद एक और चीज क्या है, आपके पास अगर आप एक्चुअल बेसिस पे चीजों को कैलकुलेट करते हैं, हिस्टोरिक बेसिस पे चीजों को कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये चीज हम आगे जाके भी इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। अगली एग्जाम्पल हमारी इसी पर डिपेंडेंट है, ये जो पॉइंट है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है डिस्कशन का, लेकिन बहुत ही सिंपल सा इस बात को गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड एलिमेंट्स। यस, देयर आर सम overheads that are variable in nature, there are some overheads that are fixed in nature। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हम लोग देखें पर यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, पर यूनिट कॉस्ट क्या है हमारे लिए, पर यूनिट कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबल FOH के अंदर इतनी बात तो आप सबको समझ में आती है, और ये बात आप सबको पता है कि पर यूनिट अमाउंट रिमेन्स द सेम, है ना, फॉर ऑल एक्टिविटी लेवल्स, है ना, पर यूनिट अमाउंट सेम है। अगर जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो 2 रुपए लगेगा एक यूनिट पे, तो वो 2 रुपए ही लगेगा एट ऑल एक्टिविटी लेवल्स पर यूनिट, राइट। टोटल फिगर ऑब्वियसली बात है वेरिएबल FOH की इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल एंड डिक्रीज करेगी विद द डिक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। टोटल अमाउंट है ना, पर यूनिट रिमेन्स द सेम और टोटल जो है वो चेंज करता है, राइट। अब उसके बाद जब हम फिक्स्ड FOH की बात करते हैं ना, तो फिक्स्ड FOH में टोटल रिमेन्स द सेम, यस, है ना, और क्या चेंज होता है, पर यूनिट चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेरा एक्टिविटी लेवल जब बढ़ेगा, ठीक है, एक्टिविटी लेवल जब मेरा इंक्रीज करेगा, तो मेरा फिक्स्ड FOH पर यूनिट डिक्रीज करेगा। कैसे, अब इस चीज को हम आगे इलस्ट्रेशन में देखेंगे, ठीक है। और अगर मेरा एक्टिविटी लेवल डिक्रीज करेगा, ठीक है, अगर ऑपोजिट हो जाएगा, एक्टिविटी लेवल से मुराद ये कि मेरा फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट लेबर आवर्स पे मेरा डायरेक्ट लेबर आवर्स मेरा अपॉर्शनमेंट का मतलब वो बेसिस है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का, राइट। तो अगर मेरे लेबर जो है वो ज्यादा काम करेगा, मेरे लेबर आवर्स अगर ज्यादा होंगे, तो मेरा FOH पर यूनिट जो है वो कम होगा। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट जो है मेरा कम होगा, राइट। और अगर मेरा डायरेक्ट लेबर आवर्स कम है, मेरा एक्टिविटी लेवल कम होगा, तो मेरे जो फिक्स्ड FOH पर यूनिट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इससे क्या मुराद हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इस चीज को हम जरा इस इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, पीरियड 1 में डायरेक्ट लेबर आवर्स है 36,000, पीरियड 2 में डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 48,000 और पीरियड 3 में डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं 24,000। तो ये एक्टिविटी लेवल्स हैं, ठीक है, ये वेरी कर रहे हैं फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, राइट। चले जी आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपको उन्होंने क्या बता दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स बता दिए हैं, फिक्स्ड बता दिए हैं, वेरिएबल बता दिए हैं हर पीरियड के, और टोटल बता दिए। अब इसके अंदर पॉइंट टू नोट क्या है, पॉइंट टू नोट ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड दे रिमेन द सेम फॉर एवरी पीरियड इन टोटल, राइट। और वेरिएबल ओवरहेड जो है ना, वो ऑब्वियसली बात है, देखें क्या हो रहा है, पीरियड 1 में एक्टिविटी लेवल जितना था पीरियड 2 में इंक्रीज किया, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल अमाउंट भी इंक्रीज कर गया, फिर वो डिक्रीज किया तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट भी डिक्रीज कर गया। इसी तरह से आपके पास क्या आ गया, टोटल FOH जो है वो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स पता लग गया, राइट। अब जब हम पीरियड बाय पीरियड, जब अगर हम एक्चुअल बेसिस पे, ठीक है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे यानी कि हिस्टोरिकल अगर हम फिगर्स पे यूज करके जो गुजरा हुआ है, पीरियड 1 गुजर गया और फिर आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर क्या कैलकुलेट हो रहा है,
72,000 उन्होंने फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग भी किया और टोटल एफओएच को भी कैलकुलेट किया, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 72,000 डिवाइड हो रहा है 36,000 पे, है ना। तो 72,000 अब डिवाइड हो रहा है 36,000 आवर्स के ऊपर, तो आपके पास एफओएच फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो कितना रेट निकल रहा है 2। जब आप वेरिएबल निकालते हैं तो वेरिएबल है 36,000 ओवर 36,000 यानी कि 1, ठीक है। यानी कि आपका जो भी अमाउंट है डिवाइड बाय एक्टिविटी लेवल डिवाइड बाय योर बेसिस, राइट। और टोटल जब आप एफओएच निकालते हैं पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो वो कितना आता है 108,000 डिवाइडेड बाय 36,000, वो आता है 3 रुपीज, ठीक है। या तो ये कर दें या फिर 2+1 कर दें, वही आंसर आएगा, राइट। 3 पर यूनिट पर आवर, राइट। अब हम आते हैं पीरियड 2 पे। जब हम पीरियड, अब वही हमने 72,000 है फिक्स्ड ओवरहेड, उसी 72,000 को अब हमने डिवाइड करना है ज्यादा आवर्स के ऊपर, है ना। तो क्या हो जाएगा, पर आवर आपकी कॉस्ट डिक्रीज करेगी, है ना। पर इसीलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करेगी, है ना। वो इसी वजह से मेनली डिक्रीज करेगी क्योंकि आपके अब जो फिक्स्ड एलिमेंट है हमारे ओवरहेड्स का, अब वो डिस्ट्रीब्यूट, सेम अमाउंट अब डिस्ट्रीब्यूट होनी है एक ज्यादा जो है वो नंबर ऑफ आवर्स पे, ठीक है। तो सेम अमाउंट जब ज्यादा चीजों पे डिस्ट्रीब्यूट होनी है तो हर मतलब आवर को कम कम अमाउंट एलोकेट होगी, है ना। और अगर सेम फिगर जो है वो कम अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हर जो है वो यूनिट ऑफ बेसिस पे कुछ ज्यादा फिगर एलोकेट होगी। तो आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो अब ये 72,000 जब हम 48,000 आवर्स पे डिवाइड करते हैं तो देखिए पर आवर अब आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना इनकर हो रहा है, हालांकि वही एंटिटी है, वही प्रोडक्ट है, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ एक्टिविटी लेवल आपका इंक्रीज या डिक्रीज करा, तो देखिए कैसे आपका रेट में चेंज आया। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर जो है वो सेम ही है बिकॉज दैट इज इट्स नेचर एज वेल। और आपका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिविटी लेवल बढ़ने की वजह से आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट भी डिक्रीज कर रहा है ना, एक्टिविटी लेवल बढ़ा। इसी तरह से पीरियड 3 के ऊपर जब हम आते हैं तो एक्टिविटी लेवल अब कम हो गया, अब वही 72,000 कम आवर्स पे एलोकेट होना है। अब 72,000 का आपने खर्चा इनकर किया है लेकिन आपने काम कम किया, एक्टिविटी लेवल आपका लो है, तो अब क्या हुआ, अब हम कहेंगे कि हमें पर आवर ज्यादा खर्चा उठाना पड़ा, है ना। तो वो कितना आपके पास आया, अब वो 3 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर, आपका जो लेबर आवर है फिक्स ओवरहेड वो आपका एलोकेट हो गया, राइट। और यहाँ पे वेरिएबल तो वही है। अब एक्टिविटी लेवल डिक्रीज होने की वजह से देखें अब टोटल एफओएच जो है पर यूनिट वो बढ़ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बजटेड के बजाय एक्चुअल या हिस्टोरिक रेट्स को बेसिकली कंसिडर करें कि जो गुजर चुका, फिर हम उसके बाद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करें, तो इस तरह तो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, है ना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी। किसी पीरियड में आपको पता है कि जी डिमांड पे बड़ा डिपेंड करता है हर कुछ, हर चीज तो आपके कंट्रोल में होती नहीं है। अब सीजनल डिमांड अब आपके पास कम है। मुझे बात बताइए, आप अगर इस तरह की मल्टीनेशनल फॉर एग्जांपल वॉल्स है, ठीक है, अब वो मुझे पता है कि वो प्राइस अपनी इंक्रीज करते रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि साल में जो है वो जनवरी के महीने में जो है वो जेट स्पॉट जो है वो इतनी महंगी हो जाती है और गर्मियों में जो है वो सस्ती हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना। यानी कि जो आपकी जो आइसक्रीम्स हैं, इस तरह की जो मल्टीनेशनल की जो प्रोडक्ट्स हैं, वैसे भी जनरली प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में एक कंसिस्टेंसी हम देखते हैं एटलीस्ट ड्यूरिंग द सेम ईयर। फिर उसके बाद हो सकता है 1-2 सालों के बाद वो वैसे अपनी प्राइस चेंज कर दें बिकॉज ऑफ उनके जो मटेरियल कॉस्ट है वो उनकी बढ़ गई है व्हाटसोएवर। अब उसके पर भी हम बात करते हैं, ये बात समझ आ रही है ना। कुछ ऑब्वियसली बातें ऐसी चीजें हैं जो कि सीजन के हिसाब से चलती है, मैं ये नहीं इस बात को रूल आउट नहीं कर रही, ठीक है, मैं इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रही कि कुछ आपके ऐसे आइटम्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सब्जी दाल वगैरह की इस तरह की प्राइसेस जो है वो सीजन के हिसाब से भी हम लोग ऊपर नीचे हमारे पास होती रहती है, लेकिन दैट इज अनदर स्टोरी। वो हमारी अपनी जो है वो जो है कह सकते हैं कि हम अनएथिकल हम काम कर रहे होते हैं कि जी जब जो है वो रमजान का महीना आता है तो जी हम बढ़ा देते हैं सारी प्राइसेस, और रमजान जैसे खत्म होता है या वैसे ही कोई इवेंट आ रहा होता है तो दैट इज इंटायरली बियॉन्ड द डिस्कशन, ठीक है। वो हमारी अपनी जो है वो चालाकी है कि हम लोग जो है वो ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए, हमारी कॉस्ट ऐसा कोई फ्लक्चुएट होती नहीं है, लेकिन हम लोग वैसे ही प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाने के लिए अपना हम प्राइसेस बढ़ा देते हैं। And that is another story, उसके ऊपर हम बात नहीं करें, हम बिल्कुल लॉजिकल और एथिकल डिस्कशंस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर आप देखें
तो इस तरह तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर हम महीने की बात करें, महीनों की बात करें या वीक्स की बात करें, एक वीक में अगर एक्टिविटी लेवल ज्यादा है तो आपका जी पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई, और दूसरे हफ्ते में अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ गया तो पर यूनिट अगर कम हो गया तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होगी। ये क्या बात हुई ना? इस तरह तो फिर हमारी अल्टीमेटली फिर प्राइसिंग डिसीजन पे भी बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी ये प्रेफर्ड है कि आप एक ही प्री डिटर्मिन्ड बजटेड ओवरहेड जो है रेट कैलकुलेट करें और उसी को पूरे पीरियड में लेकर चले। पूरे साल की बात अगर करें तो अब पूरे साल में महीनों के ऊपर अगर हम देखें तो एक्चुअल फिर फ्लक्चुएशंस को हम कंसिडर ना करें और हम पूरे साल के लिए एक ही जो है वो ब्लैंक मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लें और एक ही बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को हम यूज करके सारा काम अपना जो है वो करें आगे से जहां जहां वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बहुत फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए हम फिर प्रेफर करते हैं किस चीज को? हम लोग प्रेफर करेंगे किसको? आपके प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट्स को। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, प्राइस यानी कि कॉस्ट की फ्लक्चुएशन सिर्फ उसी सिनेरियो में आप कहेंगे कि सही रहेगी या जायज रहेगी जहां पे सही मानों में आपके जो कॉस्ट है वो भी बढ़े। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये हो रहा होता कि आपका पीरियड 1 में फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 72,000 है, लेकिन पीरियड 2 में इन्फ्लेशन की वजह से या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपका फिक्स्ड ओवरहेड ही बढ़ गया, फॉर एग्जांपल 80,000 हो गया, फिर तो ठीक है ना? फिर तो आपका जो है वो रेट, अगर आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी फिर आपका फ्लक्चुएट करना चाहिए, उसमें फिर कोई वो बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर तो कोई जायज वजह है कि पीछे से बैक एंड पे आपके फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो फिक्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो फिर हाँ वो हम कहेंगे कि फिर हमने ये नहीं कहना कि नहीं फिर भी एक ही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेना है क्योंकि मिस ने कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो हम कहेंगे कि फिर तो वाकई में हमें अपनी आगे जो प्राइसिंग डिसीजन हैं या जो भी है वो भी फिर हमारी अफेक्ट होनी चाहिए ना, क्योंकि बैक एंड पे अब जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्टिविटी लेवल, दैट इज बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है जी, बिल्कुल। ओवरहेड रेट जो है वो जाहिर सी बात है पीरियड के एंड पे कैलकुलेट होगा ना। आपके पास जब एक्चुअल डेटा जमा हो जाएगा, हिस्टोरिकल क्या होता है? हिस्टोरिकल होता है पास्ट का, राइट? तो महीना खत्म हुआ, महीना खत्म होने के बाद आप फिर ओवरहेड अगर एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो हिस्टोरिकल कहलाएगा कि जो अब पिछला महीना जो आपने काम। बेटा पीवी क्या मतलब? आप जरा मुझे बताएं कैसे वर्किंग करना चाह रहे हैं? अच्छा, कैसे करेंगे? हिस्टोरिकल में आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना चाहेंगे? एक्सलान, वही तो बात है ना, यही तो हम कह रहे हैं, इसी इसका यही तो डिसएडवांटेज है। हमजा क्यों लाना चाह रहे हैं आप पीवी पे? हम तो यही बात कर रहे हैं कि एक्चुअल की अगर हम हिस्टोरिकल फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेजेस इसीलिए तो है कि वो फ्लक्चुएशंस फिर इतनी होंगी। नहीं जनाब, प्रेजेंट वैल्यू का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं इसमें आएगा। ठीक है अरसलान, पॉइंट आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है ना। यही तो बात है कि अगर हम हिस्टोरिकल बजटेड रेट लेते हैं, ओवरहेड रेट लेते हैं, तो फिर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही तो बात वो कर रहा है, डिसएडवांटेज है ये इसका। और फिर प्राइसिंग नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, फिर हम कैसे जो है वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल स्ट्रेटजीज डिवाइस करना हम किस तरह से करेंगे? डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम होगा, है ना? तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करते हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं और जो सारी चीजें हम करते हैं वो तो साल के शुरू में करनी चाहिए, वो तो पीरियड के स्टार्ट में करनी चाहिए, और फिर पीरियड के एंड पे हम मैच करें कि भाई हमारे वो टारगेट्स अचीव हुए, है ना? बात सही है ना? हमारी वो स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट सही तरीके से, उनका रिजल्ट ठीक तरीके से हुआ। हर चीज पीरियड के एंड पे थोड़ी होती है, कंट्रोल्स वगैरह तो पीरियड के स्टार्ट पे डिवाइस करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज वगैरह के लिए तो फिर हिस्टोरिकल रेट हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है ना? अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अराइजिंग इन यूज ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट्स। वो कह रहा है कि जो बजटेड ओवरहेड रेट्स हैं उनके हम देख लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है?
permits product cost to be calculated more promptly with the use of a predetermined rate. Overhead cost can be charged to products at the same time as a direct costs are assigned to them. ठीक है, तो साथ साथ सारी चीजें आपकी होती रहेंगी. Calculation of an overhead rate once a year requires less effort than going through the same calculation every period. ठीक है, अब हर पीरियड के एंड पे कैलकुलेट करना, जैसा हर मंथ के एंड पे कैलकुलेट करना कि आपका कितना ओवरहेड रेट आपका हुआ है पर यूनिट या पर एक्टिविटी लेवल, तो उससे बेहतर है कि आप पूरे साल के लिए एक ही बजटेड ओवरहेड रेट जो है वो कैलकुलेट कर लें और हर पीरियड के एंड पे उसी को इस्तेमाल करें फॉर व्हाटएवर आपको जिस चीज के लिए भी इसको यूज करना है. ठीक है, अब डिसएडवांटेज उसका ऑब्वियसली क्या होगा? डिसएडवांटेज उसका एक्चुअली ये होगा कि जो आपने बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया वो जाहिर सी बात है एक्चुअल से तो मैच करेगा ही नहीं, है ना. जो बजटेड आपने ओवरहेड रेट यूज किया है, व्हेन अ प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज यूज्ड टू डिटरमिन द प्रोडक्ट कॉस्ट, इट वुड बी हाईली अनयूजुअल फॉर फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअली इंकर्ड तो अग्री एग्जैक्टली विद फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और अप्लाइड. तो एक सिर्फ हमें डिसएडवांटेज इसका समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जी हमने एग्जैक्टली एक्चुअल से वो वेरी करेगा, है ना. और ये बात तो हमें पता है. हमने बजटेड ओवरहेड हमने ये कहा था कि जी पर यूनिट, अगर फॉर एग्जांपल हम पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, या चले पर आवर कैलकुलेट, क्योंकि नॉर्मली पर लेबर आवर हम लेते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. ठीक है, हमने साल के शुरू में ये कहा था कि जी हमने जो बजटेड सारे फैक्ट्री ओवरहेड लिए हैं, बजटेड लेबर आवर्स जो हमने लिए हैं ना, उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि 10 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो आपका होगा ओवरहेड, है ना. जब आप पूरा पीरियड आपका गुजरता है, साल गुजरा, ठीक है, एग्जैक्टली फिर वो अंडर या ओवर में कवर हो जाएगा, वो हम आगे जाके देखेंगे. अब वो पूरा साल आपका गुजर गया, पता ये चला कि एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर जो है वो बड़े मसले हो गए थे इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बहुत अनएक्सपेक्टेडली हाई हो गई थी, तो आपका जो एक्चुअल ओवरहेड जो आपके लगे हैं ना हर पर डायरेक्ट लेबर आवर, वो कितने लगे हैं? वो लगे हैं फॉर एग्जांपल 50 रुपए. ठीक है, या तो ये वजह हो गई थी या डिमांड अनएक्सपेक्टेडली स्लम्प हो गई थी, तो आपका ऑब्वियसली बात है उतने डायरेक्ट लेबर, या तो आपका न्यूमरेटर बढ़ गया था या आपका डिनोमिनेटर कम हो गया था, राइट. यानी कि डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके बजटेड से कम एक्चुअली लगे, तो आपका जो पर डायरेक्ट लेबर आवर आपको खर्चा आया, कॉस्ट आया, वो लगा 50 रुपीज, राइट. तो पहले आपने 10 रुपीज के हिसाब से प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की थी, लेकिन एक्चुअली तो वो 50 रुपीज बनती है. ठीक है, तो अब आपने प्रोडक्ट कॉस्ट में तो प्री डिटरमिन्ड ही यूज करना है. प्रोडक्ट में तो मैंने आपको बात बताया कि जो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा वो तो प्री डिटरमिन्ड फिगर बनेगी, वो बजटेड फिगर बनेगी. तो अब आप मुझे वही कहेंगे ना कि 10 रुपए का आपने यूज करके इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली, लेकिन एक्चुअली तो 50 रुपीज पर आवर बनता है, तो ये तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है. अब उसको भी फिर हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा ना, उसकी भी फिर हमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उस चीज को करना पड़ेगा. वो फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब आपका एक्चुअल और अप्लाइड डिफरेंट हो तो फिर जो है वो किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं. ठीक है, तो फिर उसमें ऑब्वियसली बात है आप बजटेड पे तो नहीं लेके जाएंगे, आपको तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पे करने होते हैं, सारी हिस्टोरिकल प्राइसेस पे. OAR का यूज इज टू कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली. ठीक है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने में ये पर यूनिट जो है वो कितना आपका फॉर एग्जांपल जो कॉस्ट बनती है, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड जाते हैं ना. तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक यूनिट में कितनी एक यूनिट की कॉस्ट आप बताएंगे मुझे, मैं आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि हाँ जी आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है एक यूनिट की, तो आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो वो एक्चुअली बताएंगे, होता है उसमें, है ना. उसमें तो कोई बजटेड का सीन नहीं होता, उसमें आपको पता होता है कि एक यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल इतना लगना है, एक यूनिट में डायरेक्ट लेबर इतना लगना है. लेकिन ओवरहेड्स जो है ना उनमें बहुत सारी चीजें मतलब कॉमन होती हैं, राइट. तो उनको फिर जो है वो कैलकुलेट करना जो है वो हम बजटेड के बेसिस पे करते हैं. तो फिर हम जो आप मुझे बताएंगे ना कि ओवरहेड मेरे 10 रुपए पर यूनिट लगते हैं, वो फिगर होगी बजटेड, वो फिगर होगी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे. ठीक है, वो एक्चुअल नहीं होगी, ये बात है. वेरी गुड. तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस बजटेड ओवरहेड पर यूनिट, ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्चुअल होते हैं. ठीक है जनाब, अब हम जरा एक बड़ी मजे की डिस्कशन पर आने लग गए हैं, आने वाले हैं. अगर तो आपके पास क्या हिसाब किताब हो, अब डिफरेंट इसमें सिनेरियोज हम पढ़ेंगे. ठीक है, और बड़े मजे का बेसिकली जो हम जिस एरिया में वेंचर कर रहे हैं वो आपका कहलाता है, ये अपोर्शनमेंट और एलोकेशन से रिलेटेड है. ठीक है,
तो बड़े मजे की बात चीजें इसमें हैं, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहला सिनेरियो जो है, ठीक है, वी आर वेंचरिंग इनटू समथिंग कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, सिनेरियो 1 तो बिल्कुल सिंपल है, वो हम अभी कर भी चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास एंटिटी में सिंगल डिपार्टमेंट हो, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम ये पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, ठीक है। ये हम किसकी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्री के विद इन डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम ये ओवरहेड्स में जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, दीज आर ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये बात तो सबको क्लियर है ना। तो एडमिन और सेलिंग वाली चीजें तो हम देख ही नहीं रहे, वो तो हम अल्टीमेटली जो है वो अरसलान रिव्यू करते हैं, बिल्कुल करते हैं रिव्यू, तो वही पीरियड के एंड पे रिव्यू करेंगे ना, और वो कैसे करना है, उसमें जो ओवर और अंडर चीजें होंगी उनको कैसे करना है वो हमने भी पढ़ना है, ठीक है। चलें, हम अभी बात ये कर रहे हैं कि जी आपके जो एडमिन और सेलिंग ओवरहेड्स हैं उनको तो हमने टोटली इग्नोर कर देना है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हम इंटायरली फोकस करने हैं फैक्ट्री के ऊपर। अब फैक्ट्री के विद इन में हो सकता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो, ठीक है। आपके पास फैक्ट्री के अंदर हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो, ठीक है, वो तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में भी मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्या क्या हो सकते हैं। आप कोई भी एक प्रोडक्ट अपने दिमाग में लेकर आए, फॉर एग्जांपल एक कुर्सी, आप एक फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप जरा अपने दिमाग में लेकर आए हैं पाकिस्तान में किस तरह के फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वर्कशॉप होती है। अब आपको ये बात पता है कि उसमें ऐसा कोई फिजिकल बाइफर्केशन तो नहीं हो रहा होता, लेकिन आपको ये बात पता है कि भाई पूरी वर्कशॉप में 2 लोग जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्होंने जहाँ पे मशीनरी पड़ी हुई है वहां पे उन्होंने पहले लकड़ी को काटना है ना। फिर 2 लोग दूसरे जो हैं वो लकड़ी वहां से उठाएंगे, वो फिर उसको असेंबल करेंगे, यस और नो। फिर 2-3 और अलग से लोग हैं, उनको पता है कि जी मैंने कोने में, उस कोने में बैठ के यहाँ पे मेरा सारा पेंट का सारा जो है सामान पड़ा हुआ है, वहां पे फिर चीजें पहुंचेंगी असेंबली के बाद, वहां पे चीजें पेंट होंगी, फिर पेंट के बाद वो जाएंगी पॉलिश के ऊपर, और फिर उसके बाद जो भी हिसाब किताब, यानी कि किसी एक स्ट्रक्चर तरीके से, इवन एक बहुत ही लो लेवल का अगर हम एक मैन्युफैक्चरर की बात करें, हो सकता है वहां पे एक ही एम्प्लॉय सारा काम कर रहा हो, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलेगा ना। उसकी भी चीजें अगर आप फिजिकली भी देखें तो वो हो सकता है उसने एक जगह डिसाइड की हुई होगी, यहाँ पे मैंने कटिंग करनी है, फिर यहाँ से मैंने लेकर आना है उसको पेंटिंग वाली जगह पे, असेंबलिंग वाली जगह पे, फिर वहां से मैंने, तो हम उसकी बात नहीं करें कि वर्कर्स कितने हैं, हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन के अंदर भी एक फैक्ट्री के अंदर भी हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, यस और नो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में भी आपके पास फिर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कटिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आपके पास और क्या हो जाएगा, असेंबली का डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो देयर आर कितनी एग्जांपल्स हैं आपके पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इटसेल्फ की, है ना। प्रोडक्शन के अंदर एग्जांपल आ जाएगा, कटिंग हो गया, असेंबली हो गया, फिनिशिंग हो गया, कुकिंग, ब्रूइंग, ये मैं रीड आउट कर रही हूँ, ये मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो लेकिन बहुत सिंपली स्पीकिंग इसमें हम ये कर सकते हैं कि जी विद इन प्रोडक्शन हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं जी, कटिंग हो गया, असेंबली डिपार्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के एग्जांपल मैंने आपको इस तरह लिखवा दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा क्या, मैन विच द is that department, those departments that manufacture the product by changing the form or material, ठीक है। ये इसको हम बोलेंगे पीडीज। ठीक है जनाब, ये तो आपका हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी बाइफर्केशन आती है डिपार्टमेंट की विद इन द फैक्ट्री, वो कहलाती है सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब सर्विस डिपार्टमेंट्स क्या होंगे, ये फैक्ट्री के अंदर है। सर्विस डिपार्टमेंट्स होंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस,
ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। सर्विस डिपार्टमेंट्स में आपके पास और क्या होंगे? यूटिलिटीज डिपार्टमेंट, ठीक है, बिजली पानी वगैरह प्रोवाइड करना। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, है ना, स्टोरेज डिपार्टमेंट, ये सारे आपके पास क्या है? ये सारी सर्विसेज है। अच्छा, मेडिकल हो सकता है, आपने आपके जो है वो फैक्ट्री के अंदर कोई छोटी सी आपने डिस्पेंसरी, ऑब्वियसली बात है अपने वर्कर्स के लिए, कि खुदा ना खास्ता कोई फैक्ट्री में हादसा आ जाता है तो फौरन से आप उसको फर्स्ट एड दें, तो मेडिकल डिपार्टमेंट भी हो सकता है, है ना। फिर हो सकता है कैफेटेरिया, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है। तो फैक्ट्री के अंदर एक कैफेटेरिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना। फैक्ट्री के अंदर अगर कैफेटेरिया फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए, तो उसको आप एडमिन एक्सपेंस तो नहीं कहोगे ना कैफेटेरिया के एक्सपेंसेस को, वो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है। तो वो फिर आपके पास क्या आ जाएंगे? वो आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, है ना। सर्विस डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट्स रेंडर अ सर्विस that contributes in an indirect way to the manufacture of the product but does not change the form, assembly or nature of the item. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चीजें आ गई। तो सर्विस डिपार्टमेंट ठीक है, डिपार्टमेंट, यहाँ तक बात समझ आ जाती है सबको? क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो गए। और पैकिंग डिपार्टमेंट, मुनीबा, पैकिंग डिपार्टमेंट भी आई होप आपने मुझे प्रोडक्शन का ही पार्ट बताया। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एग्जांपल है ना, ये सर्विस डिपार्टमेंट की नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है जनाब। अच्छा, आई होप इसमें कोई बात कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर से रिलेट करते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवरहेड से रिलेट करते हैं। ये बात एंटायरली डिफरेंट है, ये क्योंकि मुझे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है इस तरह से आप लोग रिलेट कर रहे हो। नहीं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो होगा ही होगा, ये बात तो सबको अंडरस्टैंड, पर आई एम श्योर के समझ आ रही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने ओवरहेड्स भी तो होंगे, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अपने ओवरहेड्स भी होंगे। यस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी तो लगेंगे। उनकी अपनी जो है वो बिजली पानी मशीनरी का डिप्रिसिएशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सर्विस डिपार्टमेंट्स में, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर सर्विस डिपार्टमेंट में कोई मटेरियल या लेबर इस्तेमाल हो रहा है तो वो पूरे फैक्ट्री के लिए ओवरहेड कहलाएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? जब हम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स की बात करते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल का भी आपको चीज नजर आएगी, डायरेक्ट लेबर भी नजर आएंगे और ओवरहेड्स भी नजर आएंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो सर्विस डिपार्टमेंट्स के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है ना, वो आपके लिए बेसिकली FOH होते हैं फॉर दी एंटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस डिपार्टमेंट्स के जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, भले वो मटेरियल के नेचर क्यों, भले वो लेबर के नेचर क्यों, वो आपके लिए FOH ही होंगे। दे विल बी क्लासिफाइड एज ओवरहेड्स ओनली। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट्स में हम डायरेक्ट मटेरियल की कोई बात नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट लेबर को नहीं कुछ कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये डायरेक्ट लेबर है। वो सारी चीजें आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया के लिए मटेरियल हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अब कैफेटेरिया हम अपना ओन, हम वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं, कैफेटेरिया का परचेजेस हो रही हैं। तो आप मुझे कहेंगे कि ये फैक्ट्री रिलेटेड परचेजेस हैं, तो क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? जी, जो कैफेटेरिया की परचेजेस हो रही हैं वो डायरेक्ट मटेरियल होंगी या इनडायरेक्ट मटेरियल होंगी? उसमें डायरेक्ट मटेरियल की कोई बात ही नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट्स की अगर आप कोई मटेरियल खरीद रहे हो तो उसमें कोई डायरेक्ट की बात ही नहीं होगी, वो सीधा सीधा क्या होगा? इट विल बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट मटेरियल व्हाटसोएवर, राइट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए आप खरीद रहे हैं जी टूल्स वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो सारी चीजें किसमें क्लासिफाई होंगी? ठीक है, हम कहेंगे कि दैट इज इनडायरेक्ट फॉर दी एंटिटी। ठीक है, इसी तरह से जो लेबर आवर्स यूटिलाइज हो रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर, दे विल नॉट बी क्लासिफाइड कि भाई ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो सीधा सीधा इनडायरेक्ट ही है। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट्स विद इन द फैक्ट्री दे प्रोवाइड सर्विस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई?
तो फैक्ट्री में जब हम डिपार्टमेंट्स देखते हैं ना, तो वो आपके पास यहाँ पे देखें सारी चीजें लिखी हुई हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर फॉर एसडीज यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट्स और एफओएच फॉर कंपनी। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर, ठीक है। पहला सिनेरियो तो बहुत ही सिंपल है। सिनेरियो नंबर 1 हमारे पास क्या है कि पूरी एंटिटी में एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है, सिंगल डिपार्टमेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल किस्म की हमारी जो है वो ऑपरेशंस हैं। हम यहाँ पे जो है वो हमें डिपार्टमेंट्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। एक ही डिपार्टमेंट में सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही हैं और सिंगल प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो यानी कि हमें उसको इतना ज्यादा चीजों को स्पेशलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही सिंपल सा प्रोडक्ट है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल तरीन सिनेरियो हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम फिर 1 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द होल एंटिटी, और ये चीज हम देख भी चुके हैं ना। ये जो सिंपल अभी हमने 1-2 एग्जांपल्स किए हैं ये क्लास वर्क 1 के, उसको हटा के, वो तो कटिंग डिपार्टमेंट का था, ठीक है। हम अगर जो मैंने बिल्कुल शुरू में बेसिक एक एग्जांपल आपको कराई थी, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, टोटल ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, और ये जो है वो आपके जो है वो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट या यूनिट प्रोड्यूस या डायरेक्ट लेबर आवर्स। आपने सिंपली पूरी एंटिटी के लिए कहा कि जी ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ना, ये हमारे पास एक यूनिट का ये हमारा OAR क्या निकलता है। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया एक ही सिनेरियो में। इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली अप्लाई हो ही नहीं रही है ना। अगर किसी सिनेरियो में कोई डिपार्टमेंट ही नहीं नजर आ रहे आपको, और आपको कुछ नहीं उन्होंने बताया हुआ कि कटिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड दिए हैं, असेंबली गए हैं, फिर सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास ये गए हैं, तो उसका मतलब है कि वो सिंपल तरीन सिनेरियो है। उसमें एक ही आपने OAR कैलकुलेट करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, टोटल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आपका जो भी बेसिस है, ठीक है। तो ये तो हमने देख भी लिया है, इसमें तो हमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, हम तो डिपार्टमेंटलाइजेशन को अभी देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाए। अच्छा, एक और सिनेरियो आपके पास क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का सेम नेचर ऑफ ऑपरेशंस हो, ठीक है। सिनेरियो नंबर 2 हम ये कह रहे हैं, ठीक है। अब जब हम आते हैं इसके ऊपर, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अब यहाँ पे पास आपके पास मौजूद है, और प्रोडक्ट एक ही है, एक ही प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसमें वही वाली बात है, आप कुर्सी मैन्युफैक्चर करते हैं, और कुर्सी मैन्युफैक्चर करने के लिए अब आपको नजर आ रहा है कि देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। कटिंग है, फिर उसके बाद असेंबली है, फिर उसके बाद पेंटिंग है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन either calculate one single OAR for the whole entity, कि हम डिपार्टमेंट वाइज चीजों को ना लेके चले। हम ये कहेंगे जी पूरी फैक्ट्री की सारे डिपार्टमेंट्स की मिला के FOH कितना था, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे, ठीक है। यानी कि आपका जो कैंटीन डिपार्टमेंट है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, असेंबली डिपार्टमेंट है, कटिंग डिपार्टमेंट है, हम उनमें डिपार्टमेंट वाइज जाए ना, और हम कहेंगे जी इन सारे डिपार्टमेंट्स जो फैक्ट्री में मौजूद हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स का टोटल FOH बजटेड कितना है, डिवाइडेड बाय इन सारे डिपार्टमेंट्स का मिल के जितना जो टोटल बेसिस बनता है, उसके हिसाब से हम क्या निकाल रहे हैं, एक सिंगल OAR कैलकुलेट कर लें फॉर द होल एंटिटी। और we can calculate department wise OAR for every प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मैंने सर्विस डिपार्टमेंट क्यों नहीं मेंशन किया, उसकी वजह ये है कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का OAR कैलकुलेट करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट को कंसिडर नहीं करते। अब बेसिकली अब हमने फोकस किस बात पे करना है, ये जब हमने नई बात यहाँ पे रीड की है कि अब हमें सिंगल OAR कैलकुलेट करना तो आता है, अब डिपार्टमेंट वाइज हम OAR कैसे कैलकुलेट करें वो बेसिकली हमने देखना है, ठीक है। तो ये सिनेरियो नंबर 2 हम देख रहे हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड सिंगल प्रोडक्ट्स के अंदर। अब हम इसके अंदर एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज OAR, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज OAR कैलकुलेट करने के लिए
अब आपके पास क्या है, 2 स्टेप अप्रोच आपका फॉलो होता है, ठीक है। आपने बेसिकली 2 स्टेप अप्रोच पे चलना है, और वो 2 स्टेप अप्रोच आपका क्या है, पहला स्टेप तो आपका ये होता है बेसिकली 3 स्टेप्स बनते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से कॉपी करें, फिर इसको अब हम ऑब्वियसली बातें समझेंगे। पहला काम क्या है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स टू ऑल पीडीज एंड एसटीज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट्स के जो स्पेसिफिक ओवरहेड्स हैं वो आपने अपने पास लिख लेने, ठीक है, नहीं कि अपनी लिस्ट में डाल देने। स्पेसिफिक ये हो सकते हैं ना कि भाई आपको पता है कि जी ये वाला खर्चा सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको इस तरह बता दूं कि आपने मुख्तलिफ जो है वो फैक्ट्री के विद इन आपके बिजली के मीटर्स अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये जो कमरा है ना, इधर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाले बैठते हैं, ठीक है। ये जो कमरा है, ये वाली जो बिल्डिंग का हिस्सा है, यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का सारा काम होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो वो इस जगह पे लाई जाती है और यहाँ पे उसकी फिक्सेशन होती है। उस एरिया का आपने मीटर अलग लगाया हुआ है बिजली का, ठीक है। इसी तरह से जो कैंटीन है उसका बिजली का मीटर आपने अलग लगाया हुआ है। अगर तो इस तरीके से आपके पास हिसाब किताब है, कटिंग है, जहाँ पे कटिंग हो रही है वहां का बिजली का मीटर अलग है, ठीक है। जहाँ पे पेंटिंग हो रही है, असेंबली हो रही है, वहां का मीटर अलग अलग है। अगर तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग मीटर हैं तो मुझे एक बात बताइए, आपके पास हर डिपार्टमेंट का बिजली का बिल अलग अलग आ जाएगा ना, है ना। तो यानी कि वहां पे फिर डिपार्टमेंट वाइज हम लोग के पास डिटेल अवेलेबल है, ठीक है। वहां पे हमें डिपार्टमेंट वाइज हमें पता लग रही है कि फलाना खर्चा फलाने डिपार्टमेंट का ही है सिर्फ, एंड दैट्स इट, राइट। लेकिन दूसरे स्टेप पे जो हम क्या कहाँ पर आ गए, कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जो कि कॉमन हो। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल बिजली के मीटर तो मैंने अलग अलग लगाए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है, राइट। लेकिन वो सारे डिपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं उस बिल्डिंग का एक ही रेंट जा रहा है ना। एक पूरी बिल्डिंग में मुख्तलिफ हिस्से मैंने बनाए हुए हैं, उन मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने बिजली के मीटर अलग अलग लगाए हुए हैं, लेकिन उन सारे डिपार्टमेंट्स का वो बिल्डिंग तो मैंने तो बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है। मैंने जमीन तो अलग अलग रेंट पे नहीं लिया ना, मैंने तो पूरी बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, और उस पूरी बिल्डिंग का रेंट जो है वो 1 मिलियन जा रहा है हर महीने का। अब उस बिल्डिंग को असेंबली डिपार्टमेंट भी इस्तेमाल कर रहा है, कटिंग डिपार्टमेंट भी इस्तेमाल कर रहा है, कैंटीन भी उसी में है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी उसी वो किसी हो सकता है किसी दूसरे फ्लोर पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लोग बैठते हो, राइट। तो अब जो है जो कॉमन ओवरहेड्स हैं, ठीक है, अब जो कॉमन ओवरहेड्स हैं उनको आपने फिर डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करना है, ठीक है, अपोर्शनमेंट उसकी करनी है। ये भी बड़े मजे का बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है ये। अब वो किस बेसिस पे हम अपोर्शनमेंट करेंगे, मुझे आप बताइए। बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग का जो रेंट है वो आपके हिसाब से किस बेसिस पे अपोर्शन होना चाहिए, एरिया के हिसाब से नहीं। अगर कटिंग डिपार्टमेंट ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, वेरी गुड, प्रोडक्शन वाइज नहीं होगा ना। अब मुझे बात बताइए, कैंटीन कैंटीन में प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है हमजा। तो मैं अगर आप मुझे कह रहे हैं कि जी प्रोडक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो मुझे बात बताइए कि कैंटीन में तो कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो आप फिर क्या मैं अगर आपसे कहूंगी जी बिल्डिंग का रेंट जो है वो 1 मिलियन है, और मुझे बताइए कि अब कैंटीन को कितना मैं रेंट एलोकेट करूं, कैंटीन के कितना ओवरहेड जाएगा रेंट का, तो आप बताइए मुझे कैसे करेंगे। एरिया इज समथिंग जो कि अप्रोप्रिएट रहेगा, है ना, ठीक है। इसी तरह हर टाइप ऑफ ओवरहेड का हम आगे जाके देखते हैं, हर टाइप ऑफ ओवरहेड का एक स्पेसिफिक जो है वो मोर अप्रोप्रिएट जो है वो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट है। तो जो कॉमन ओवरहेड्स हैं वो भी फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फर्स्ट वाले में तो वो है इंडिविजुअल है,
उसमें तो आपके पास कोई स्यापा है ही नहीं, राइट। सेकंड वाले में फिर आपने जो अपॉर्शनमेंट करनी है, अपॉर्शनमेंट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना उसको। तो कॉमन ओवरहेड्स को आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स पे। फिर तीसरा स्टेप क्या है, अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ये क्या चक्कर हुआ, कैंटीन है, कैफेटेरिया है आपका, ठीक है, कैफेटेरिया के जो टोटल ओवरहेड्स निकलेंगे ना, ठीक है, कैफेटेरिया के जो टोटल ओवरहेड्स निकलेंगे वो अब आपने डिवाइड करने हैं असेंबली, कटिंग, पेंटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग डिपार्टमेंट पे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। क्योंकि आपने बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज जो कॉस्ट निकालनी है वो आपने प्रोड्यूसिंग, तो इन अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स अब क्या कर रहे हैं, देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसानी हो जाएगी ना। क्या आसानी हो जाएगी कि आप प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के करीब आते जा रहे हैं, यस और नो, है ना। आपने पूरी फैक्ट्री के पहले ओवरहेड्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको वो करते जा रहे हैं, पूल करते जा रहे हैं ना। तो सर्विस डिपार्टमेंट्स के जितने भी खर्चे हैं वो बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ओवरहेड जो है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट के पार्ट बनेगी। तो जो कैफेटेरिया का, जो फैक्ट्री में जो कैफेटेरिया है, फैक्ट्री का जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, उसके जितने भी खर्चे हैं वो भी आपके प्रोडक्ट का पार्ट बनने, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है, एग्जैक्टली मजीद अपॉर्शनमेंट करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करें। तो बेसिकली आप ये जो चीजें खरीदते हैं ना, आप ये जो चीजें खरीदते हैं इसकी जो हम, अगर कोई पूछे मैन्युफैक्चरर से, फॉर एग्जांपल हम एक आइसक्रीम की बात कर लेते हैं कि भाई इस आइसक्रीम का खर्चा कितना आया, तो आप खुद ही तो मुझे बता रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो हो नहीं गया, है ना। अब उन फैक्ट्री ओवरहेड्स में सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स भी तो शामिल है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री, यस और नो, है ना। तो एक आइसक्रीम की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो समझ में आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो बात आ जाती है इसका मतलब है कि अगर उस फैक्ट्री में कोई कैफेटेरिया है तो उसके ओवरहेड भी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं, उस फैक्ट्री का जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके ओवरहेड भी आपकी फाइनल आइसक्रीम की कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं और अल्टीमेटली वो प्राइसिंग पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, बात समझ आती है। तो आगे चलते हैं, ये आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये देख लेना है डिपार्टमेंटलाइजेशन का। ये अपॉर्शनमेंट हो रही है ना, बेसिकली जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन में जा रहे हैं तो फिर अपॉर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये जो अपॉर्शनमेंट वाली बात हो रही है, ये वाली अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स, ये स्टेप नंबर 2 जो है, ये हम बात कर रहे हैं। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या है, एरिया एंड स्क्वायर फीट और क्यूबिक फीट। तो जो अगर कोई कॉमन ओवरहेड है जो कि सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इनकर कर रहे हैं, तो उनकी हम अपॉर्शनमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनकी हम अपॉर्शनमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग, ठीक है, पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और आपको पता है कि जी एयर कंडीशनिंग का सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, उसके ऊपर खर्चा ऑब्वियसली आ रहा है। हीटिंग का सिस्टम है, उसका खर्चा एनुअल या पीरियोडिक जो भी है, तो अब वो तो डिपार्टमेंट सारे इस्तेमाल कर रहे हैं कॉमन सिस्टम को, तो हम उसका खर्चा किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका जो एक्सपेंस है वो हम एरिया के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पूरी बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन, अब बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन है, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। तो उस बिल्डिंग, हर डिपार्टमेंट का फिर कितना डेप्रीसिएशन बनता है वो हम एरिया के बेसिस पे कर सकते हैं। इंश्योरेंस है पूरी बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको इंश्योरेंस पर डिपार्टमेंट क्या होगा वो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग की आपने पेंट करवाया, ठीक है, पेंटिंग की आपकी कॉस्ट आई, खर्चा आया, उसको हम किस बेसिस पे पोर्शन कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली बात है हम सारे बजटेड की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आपका खर्चा आएगा वो उसको हम किस बेसिस पे पोर्शन करेंगे डिपार्टमेंट पे, वो करेंगे एरिया। इसी तरह रेंट ऑफ बिल्डिंग, लाइटिंग इफ डिपार्टमेंटल वॉटेज और नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स आर नॉट अवेलेबल, वही के बिजली के बिल आपके पास अलग अलग नहीं है, एक ही बिजली का बिल लगा हुआ है, एक ही बिजली का मीटर लगा हुआ है, तो वो सारे जो हैं वो डिपार्टमेंट्स उसी मीटर पे बिल हो रहे हैं, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, एरिया के हिसाब से कर लेंगे कि भाई जिस डिपार्टमेंट का ज्यादा एरिया है इसका मतलब ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा होगा। इसी तरह से कैपिटल वैल्यूज यानी कि कॉस्ट और WDV के बेसिस पे हम कैसे चीजों को अपोर्शन कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। अब मुझे ये बात पता है कि कटिंग डिपार्टमेंट में भी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है ना, कटिंग डिपार्टमेंट में भी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, और आपकी
जो है वो असेंबली डिपार्टमेंट में भी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। आपने डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो कैलकुलेट कर ली, ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपने कैलकुलेट की। तो अब कटिंग डिपार्टमेंट की कितनी डेप्रिसिएशन बनती है, असेंबली डिपार्टमेंट की कितनी डेप्रिसिएशन बनती है, उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, कटिंग डिपार्टमेंट की अगर तो मशीनरी की कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा मालियत की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, डेप्रिसिएशन भी उसी डिपार्टमेंट की ज्यादा एलोकेट होगी ना। बात समझ आ रही है ना। मैं अगर कहूँ कि जी ज्यादा एक्सपेंसिव जो है, एग्जैक्टली ज्यादा एक्सपेंसिव या ज्यादा जो है भारी किस्म की मशीनरी मेरी कटिंग में इस्तेमाल हो रही है, असेंबली में इतनी हैवी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि मेरी ज्यादा डेप्रिसिएशन और कटिंग डिपार्टमेंट में एलोकेट होगी, अपोर्शनमेंट होगी, उसमें उसके ऊपर ज्यादा अपोर्शन होगी। ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसकी मशीनरी की कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी ऑब्वियसली बात है कंपैरेटिवली ज्यादा है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी की तो आप कलेक्टिवली इंश्योरेंस कराते हो ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि वो कटिंग डिपार्टमेंट की अलग इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, असेंबली डिपार्टमेंट की अलग, नहीं, आप सारे फैक्ट्री पूरे फैक्ट्री एज अ होल की आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अब वो जो जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी उसमें कवर हो रही हैं, वो कुछ कटिंग यूज कर रहा है, कुछ असेंबली, कोई फलाना डिपार्टमेंट, राइट, तो अब उसकी कैसे अपोर्शनमेंट करेंगे, अगेन कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी के बेसिस पे। इसी तरह से इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक हो गया, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सारी चीजें आपके कैपिटल वैल्यूज के ऊपर एलोकेट होंगी, ठीक है। डिपार्टमेंटल पेरोल के बेसिस पे, यानी कि लेबर कॉस्ट के बेसिस पे हम क्या क्या चीजें एलोकेट कर सकते हैं, हॉलीडे एंड वेकेशन पे, पेरोल टैक्सेस, पेंशन प्रोविजन, ये सारी चीजें आप डिवाइड करेंगे लेबर कॉस्ट के बेसिस पे कि जोन से डिपार्टमेंट का लेबर कॉस्ट ज्यादा होगा उस डिपार्टमेंट पे हॉलीडे एंड वेकेशन पे का जो खर्चा है वो ज्यादा हो जाएगा और कम हो जाएगा, व्हाटसोएवर, राइट। आगे चलते हैं। कैंटीन का खर्चा आया, कैंटीन एक्सपेंसेस हैं, कैंटीन एक्सपेंसेस को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे। फर्स्ट एड एंड मेडिकल सर्विस है, अब आपको पता है कि जी मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल का खर्चा आ रहा है, फैक्ट्री का है ना, मेडिकल का खर्चा आ रहा है, तो वो हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं नंबर ऑफ बेस। कटिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा फर्स्ट एड एंड मेडिकल सर्विसेज उसको खर्चा एलोकेट हो जाएगा। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस हो गया, रिक्रिएशन हो गया, सुपरविजन के खर्चे हो गए, सारे नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर हम एलोकेट पोर्शन कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पावर और एनी द फॉर्म ऑफ मोटिव पावर, ये जो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट है ना, ये आपको क्वेश्चन में आइडियली दिया जाएगा, ठीक है। नहीं दिया हुआ तो हम क्वेश्चंस कर करके ऑब्वियसली बात है हमें समझ में आ गई। जिस तरह फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का रेंट है, अब उसमें हमें कोई और बेसिस लॉजिकल लगता भी नहीं है सिवाय किसके, एरिया के, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल लॉजिकल होंगी, उसमें अगर आपको बेसिस नहीं भी दिया हुआ तो खैर है, चलेगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको देखेंगे कि आपको बेसिस का मेंशन होगा कि आपने कौन से ओवरहेड को कौन से बेसिस पे अपोर्शन करना है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अच्छा जी, जो हमारा आखिरी स्टेप है, जी हमजा, जो हमारा आखिरी स्टेप है ना, अपोर्शनमेंट ऑफ एसडीज ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ये अभी हम करेंगे, ठीक है। ये अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये बात क्लियर जाएगी। अच्छा, फिर चौथा काम क्या होगा, ऑब्वियसली बात है फिर आप कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ओआर, फिर ऑब्वियसली बात है आपके पास जब सारी, नहीं जी, अपोर्शनमेंट करना बेहतरीन होगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में अपोर्शनमेंट ही चलेगी। देखें, जितना आपका बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना, उतना ही आपको चीजों को माइन्यूटली डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब मेरी बहुत बड़ी, अब फॉर एग्जाम्पल अब आप मुझे बताएं कि जी आप नेस्ले या यूनिलीवर को अपने दिमाग में लेकर आए, कितना बड़ा उनका ऑपरेशन है ना, तो क्या वो सारी चीजों को एंटिटी वाइज देखते होंगे, है हमजा, क्या चीजें वो सारी इस तरह, तो भाई बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इतने ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतना सब कुछ है, सब चीजें छोड़ो, एक काम ही करो, सारी ना पूरी एंटिटी का एक ही डेटा बना लेते हैं, एक ही डेटा बेस हो, जो है वो वॉल्स आइसक्रीम के जो सारे रिजल्ट्स हैं, डेटा है, वो भी उसी एक जगह पे एक्सेल की शीट में एक ही शीट पे मेंटेन कर लेते हैं। और जो आपकी जो फॉर एग्जांपल सेल्स की बात करते हैं, जो आपका जो वॉल्स की जो सेल्स हैं, प्लस आपकी जो कॉस्मेटिक्स की सेल्स हैं, प्लस बाकी सारे आइटम्स की सेल्स हैं, सारी चीजों को मैं ऐड करते जाओ, बस एक ही अकाउंट में डालते जाओ और टोटल सेल्स निकाल के मुझे बता दो कितनी है। क्या इस तरह से चलते हैं? जितना ज्यादा आपके बढ़ता जाता है ऑपरेशन, उतना ज्यादा
ही आप चीजों को ब्रेकअप करते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो इनटू सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास इनफैक्ट इतनी लो लेवल पे चीजें इंफॉर्मेशन आ जाती है और इतनी लो लेवल पे आपको चीजें इकट्ठी करनी पड़ जाती हैं, एस्टिमेट करनी पड़ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में इस हद तक अलग अलग इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है कि सनसिल्क का जो ब्लैक शैम्पू है उसमें 3 अगर टाइप्स हैं, सैशे अलग है, मीडियम साइज की बोतल अलग है, बड़े साइज की बोतल अलग है, वही है, प्रोडक्ट एक ही है, ब्लैक वाला शैम्पू है, ठीक है, सनसिल्क ब्लैक, राइट। उसमें फिर आप SKUs पे चले जाते हैं, ठीक है, उसमें फिर आप चले जाते हैं, नहीं मुझे सिर्फ सैशे की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, एक सैशे को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, तो मैंने उसमें चले जाना है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर डिपार्टमेंट वाइज में भी अंदर जाना पड़ेगा ना, सिंगल प्रोडक्ट नहीं, अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट वाइज में आपको फिर चले जाना है। तो इतनी चीजें जो है वो आपकी, और इतना मुश्किल नहीं होता, ऑब्वियसली होता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, लेकिन आपका फिर बिजनेस ही कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जितनी होगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सेकंड एंड थर्ड OAR हम लोग बात अभी करते हैं, सारी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब चीजें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, आज मैं, अभी क्या टाइम हो रहा है, हो मैंने एग्जाम्पल करवानी थी, मैं जरा 5 मिनट्स आपकी और लेना चाहूंगी, मैं जरा मिस होमा को मैसेज कर दूंगी वो 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करें। Just give me a minute. ठीक है, तो 3, ठीक है, just give me a minute. चले जी, मुझसे मेरी बात हो गई है और वो 5 मिनट्स के बाद क्लास स्टार्ट करेंगी, ठीक है। तो जरा ये जल्दी से एग्जाम्पल के ऊपर आ जाएं, बड़ी मजे की एग्जाम्पल, आप लोगों को मजा भी आएगा। कुछ चीजें ऑब्वियसली बातें मैं इसमें करा दूंगी, बाकी सारा आपका होम असाइनमेंट होगा, ठीक है। जायका लिमिटेड पे अभी हम आ रहे हैं, और ये बेसिकली क्या है, ये वही है कि आप एलोकेशन और अपोर्शनमेंट आप बेसिकली सीख रहे हैं, ठीक है। जायका लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रूट जैम। It has 3 production and 2 service departments. Following information is available from ZL's records for the month of August 2013, ठीक है। रेंट एंड रेट ये टोटल है सारे डिपार्टमेंट्स का, कितना है 85,000। इनडायरेक्ट वेजेस कितने हैं, वो 60,000 है। जनरल लाइटिंग कितनी है 75,000। पावर कितनी है 1,50,000, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी आ गई 50,000। ये टोटल है आपके पास ओवरहेड्स दिए हुए। जब आप डिपार्टमेंट वाइज आते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो दो आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, नहीं 3 है, कितने, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये थोड़ा सा लाइन जो है ना ये इधर आनी चाहिए, ठीक है। तो 3 आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, एक सिलेक्शन हो गया, एक जैम मेकिंग हो गया, एक बॉटलिंग हो गया, ठीक है। और सर्विस डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलें जी, तो जब हम आते हैं इधर, उसने आपको बता दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के डायरेक्ट वेजेस तो हो गए, ये क्या क्या 60,000, 80,000 और 32,000, यहाँ तक बात क्लियर है। ये तो डायरेक्ट लेबर हो गया है ना। सर्विस डिपार्टमेंट्स की जो वेजेस हैं, ये क्या एंटिटी के लिए डायरेक्ट लेबर कहलाएंगी, नहीं, ये अब हमारे लिए ओवरहेड है, यस और नो, है ना। अब हम लोग ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं ना, हमने तो अब ओवरहेड्स को पिक करना है, यस और नो, हमने तो ओवरहेड्स का भी काम करना है। तो ये हमारे जो स्टोरेज डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस हैं, नाउ दीज आर ओवरहेड्स फॉर अस, यस और नो। इसी तरह अगर लिस्ट में डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ होता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के डायरेक्ट मटेरियल और सर्विस डिपार्टमेंट्स के भी डायरेक्ट मटेरियल, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल को कंसिडर नहीं करना,
लेकिन हाँ सर्विस डिपार्टमेंट्स के जो डायरेक्ट मटेरियल है दे आर बेसिकली ओवरहेड्स फॉर अस, यस और नो, ठीक है। तो हमने तो अभी सिर्फ ओवरहेड्स को पिक करके उनके साथ अब कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी है। चले जी, हमारे पास स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का एक ओवरहेड तो हमारे पास आ गया 8000 और आगे, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड उसने आपको फिर किलोवाट आवर्स बता दिए कि भाई ये आपके पास आवर्स पावर कंज्यूम्ड है। फ्लोर एरिया उसने आपको हर डिपार्टमेंट का बता दिया, लाइट पॉइंट्स बता दिए, प्रोडक्शन आवर्स बता दिए, लेबर आवर पर बॉटल बता दिया और कॉस्ट ऑफ मशीनरी बता दिया, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, आफ्टर प्रोडक्शन द जैम बॉटल्स आर फाइनली पैक्ड इन अ कार्टन कंसिस्टिंग ऑफ 12 बॉटल्स। द सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट आर अपोर्शनड एज फॉलोज। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इधर देखें, ये काम ये करते हैं, इसको जरा फिर मैं कल ही समझा देती हूँ, क्या ख्याल है, इस एग्जाम्पल को जरा कल ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन का 20%, स्टोरेज का 20% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को भी जा रहा है, ये फिर मैं इंशाल्लाह आराम से फिर कल ही आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो कल जब हम इस चीज को समझेंगे ना, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बातें कैलकुलेशन शुरू में तो बिल्कुल सिंपल सी हैं, लेकिन आगे जाके जो सर्विस डिपार्टमेंट की आगे एलोकेशन है ना, वो फिर ये ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। इस वाले पार्ट को अगर हम इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बिंग तो फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। इस वाली चीज को भी मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि ये आगे जाके हमारा जो है वो काम आना है, ठीक है। आगे जो हमारा तीसरा स्टेप है ना उसके अंदर, और तीसरे स्टेप पे तो अभी तक हमने कोई डिस्कशन ऐसा की नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक चीज मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, और जो बाकी चीजें हैं वो फिर आपने करनी है अप टू वट एवर पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बियॉन्ड आपने बल्कि आप ये सवाल घर पे मत ही कीजिएगा, ये मैं आपको खुद ही कराऊंगी, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ ये, ठीक है। चले जी, अब अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरहेड्स कौन कौन से हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरहेड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे ये क्या चीज, डायरेक्ट वेजेस ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। मुझे ओके करते रहे कि आपको बात समझ में आ रही है ना। अगर हम ओवरहेड्स की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, डायरेक्ट वेजेस ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, एक ओवरहेड ये आ गया। अच्छा, नीचे जो इस टेबल में और जो चीजें दी हुई हैं उसमें कोई और ओवरहेड तो है नहीं, है ना, कोई और ओवरहेड नहीं है। बाकी ओवरहेड्स आपको कहाँ दिए गए हैं, ऊपर, यस और नो। तो ये चीजें आ गई। रेंट एंड रेट्स आपका ओवरहेड में आ जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस ओवरहेड में आ जाएगा, जनरल लाइटिंग ओवरहेड है, पावर ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरीज ओवरहेड। So everything other than direct material and direct labor is basically overhead, yes or no? और यहाँ पे direct labor of service departments is also your overhead. It's actually indirect labor for your factory, right? तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज जरा मुझे बता दें कि ओवरहेड्स क्या क्या हैं, तो मुझे स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड एक तो मुझे पता है, और वो क्या है, डायरेक्ट वेजेस, ये तो मुझे पता हो गया है ना। तो जब मैं ओवरहेड का ये चार्ट बना रही हूँ, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक मैंने चार्ट बनाया, उसमें सबसे पहला ओवरहेड तो मेरे पास आ गया डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। तो आप देखें यहाँ पे मैंने सर्विस डिपार्टमेंट्स के डायरेक्ट वेजेस अपनी ओवरहेड की लिस्ट में इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज लिख दिया, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस आर नॉट माई ओवरहेड, दे आर माई डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये तो मैंने डैश डाल दिया, ठीक है। फिर मैं आती हूँ अपने अगले ओवरहेड के ऊपर। अगला मैं ओवरहेड मैंने पिक किया रेंट एंड रेट्स। टोटल मेरा रेंट एंड रेट्स है 85,000। मुझे बताइए व्हाट इज द मोस्ट बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट फॉर दिस रेंट एंड रेट्स, फ्लोर एरिया, है ना, फ्लोर एरिया। तो अब मैंने क्या करना है, अब जाहिर सी बात है, अब देखें मेरा टोटल फ्लोर एरिया हर डिपार्टमेंट कितना ले रहा है वो मुझे उसने बता दिया है। टोटल जरा बताइए कितना फ्लोर एरिया है, टोटल पूरी फैक्ट्री का फ्लोर एरिया, इसका मतलब है कितना हो गया, 1500 प्लस 2000 प्लस 1250 प्लस 1000 प्लस 500, कितना टोटल एरिया, 5250, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रेंट एंड रेट जितने भी आ रहे हैं 6250, अच्छा जी 6250 आंसर है। तो 6250 में से 1500 मेरा अगर सिलेक्शन डिपार्टमेंट का है तो मुझे परसेंटेज बताइए कितनी बनती है, 1500 डिवाइड बाय 6250 इंटू 100, कितना परसेंट बन रहा है, 24% अराउंड, या पूरी 100 में से फुल फिगर बन रही है 24%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिलेक्शन जो है वो मेरा 24% ऑफ एरिया उसने मतलब लिया हुआ है,
तो 24% ऑफ योर रेंट एक्सपेंस शुड बी एलोकेटेड टू व्हाट, एलोकेटेड टू सिलेक्शन डिपार्टमेंट, है ना। बात समझ आ गई है ना। तो 1500 डिवाइडेड बाय 6250 मल्टीप्लाइड बाय 85,000, ये आपका किसका चला जाएगा, सिलेक्शन डिपार्टमेंट का। इसी तरह से 2000 डिवाइडेड बाय 6250 मल्टीप्लाइड बाय 85,000, ये 24% से ज्यादा उसने कंज्यूम एरिया घेरा हुआ है, तो 24% से ज्यादा जो है 32% जो है वो टोटल कॉस्ट का भी 32% आपका किस में जाना चाहिए, जैम मेकिंग डिपार्टमेंट पे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसने आपको बता दिया है जो रेंट एंड रेट्स है, टोटल ओवरहेड जो 85,000 है वो आपने अपोर्शन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। तो सिलेक्शन डिपार्टमेंट को इतना ज्यादा है। पावर कंज्यूम्ड है बेटा, ये ओवरहेड कहाँ है, ओवरहेड तो रुपीज में, खर्चा कहाँ है, ये तो पावर बता रहा है ना कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। वो हमें इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे के लिए बता रहा है, पावर के खर्चे के लिए बता रहा है, वो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट है बेटा, रुपीज में आएगा ना, ओवरहेड तो रुपीज वाली चीजें होती है ना, कॉस्ट खर्चा क्या है। हाँ, जो पावर का टोटल खर्चा होगा वो हम पावर कंज्यूम्ड के बेसिस पे अपोर्शन करेंगे। अब बात समझ आई। तो पहले जरा रेंट पे आ जाओ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो रेंट एंड रेट्स का जो खर्चा है 85,000, वो देखिए सिलेक्शन डिपार्टमेंट पे ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ, 1500 डिवाइडेड बाय 6250 मल्टीप्लाइड बाय 85,000। इसी तरह से 2000 डिवाइडेड बाय 6250 मल्टीप्लाइड बाय 85,000। बात समझ आ रही है। तो आपने इन चारों 500 डिपार्टमेंट का पोर्शन कर दिया कि रेंट एंड रेट्स कितना उनको जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हो रहा है ना, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड कैलकुलेट हो रहे हैं, एरिया वाइज। अगला आइटम हम क्या देखते हैं, अगला हमारा ओवरहेड आप ले लें इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस ही आ रहा है। अब इनडायरेक्ट वेजेस को किस बेसिस पे अपोर्शन करें बिटवीन सिलेक्शन, जैम, बॉटलिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, किस बेसिस पे आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ जी, इनडायरेक्ट वेजेस बताइए, आवर्स के बेसिस पे। अच्छा, इधर देख लें, आप कह रहे हैं लेबर आवर्स के बेसिस पे। इधर देखिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है लेबर आवर्स की, वो तो सिर्फ इन 3 डिपार्टमेंट्स की दी हुई है। सर्विस डिपार्टमेंट्स की तो इनडायरेक्ट ये लेबर आवर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। अब बताएं, इनडायरेक्ट वेजेस तो हर उसमें जाएंगे, हर डिपार्टमेंट पे एलोकेट होने। 1 में से माइनस कर देंगे। अच्छा, 1 में से माइनस कर देंगे तो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का इन इटसेल्फ क्या है वो तो नहीं पता चलेगा। और ये 1 आप कैसे लेकर आए, ये कैसे पता चला। तो क्या हो रहा है शाहरुख, मैं आपको एक एग्जाम्पल खुद भी करवाऊंगी ना, अभी तो हम ये बुक से सिर्फ समझ रहे हैं, एक एग्जाम्पल खुद भी कराऊंगी, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, पहली दफा पढ़ेंगे, योरसेल्फ सम स्पेस, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। अच्छा जी, इनडायरेक्ट लेबर को आप डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे अपोर्शन करें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्या बात समझ आई। जिस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस ज्यादा है उस डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट वेजेस भी आइडियली ज्यादा होना चाहिए, है ना। और मैंने आपको ये बताया, परेशाना ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि बेसिस दिए जाएंगी, बस ये मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस उन्होंने बाद में सॉल्व किया हुआ है। इनडायरेक्ट वेजेस को उन्होंने पोर्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कल ऑब्वियसली बात है मैं इस एग्जांपल को प्रॉपर्ली समझाऊंगी। ये अभी स्टार्ट करने का मकसद ये कि थोड़ा सा अगर इनडायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन होते तो फिर यस, या डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन होते तो फिर हाँ कर सकते थे। ठीक है, तो बात बेसिकली वही है ना, डायरेक्ट वेजेस हो या लेबर आवर्स हो एक ही बात है ना। कॉस्ट गिवन हो या आवर्स में इंफॉर्मेशन गिवन हो, बात एक ही है। अगर जिस डिपार्टमेंट के वेजेस ज्यादा होंगे इसका मतलब है लेबर आवर्स ज्यादा है। अब बात समझ आ गई ना, लेबर आवर्स ज्यादा होंगे तो डायरेक्ट वेजेस भी ज्यादा होंगी, तो वही वाला हिसाब किताब हो गया। चलें जी, यहीं तक रखते हैं। कल इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली हमने दोबारा करना है, मैं प्रॉपरली सॉल्व भी करवाऊंगी। पॉइंट सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाए पोर्शनमेंट का। ठीक है, इंशाल्लाह इसको कल करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह आपको होम असाइनमेंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो उसको नोट करके अपने पास लिख ले, कल इंशाल्लाह सारे प्रॉब्लम्स आपके हो जाएंगे रिजॉल्व। चलें जी, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।